हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने कावेरी डेल्टा में जो किंगडम्स थे उनके बारे में देखा था, है ना। बड़े बड़े किंगडम थे, जैसे कि पहले तो चालुक्यास थे वहाँ पर, है ना। उनकी कैपिटल अहियोल थी। रायचूर द्वाब में थे वो इस्टेब्लिश्ड। फिर उसके बाद में हमने राष्ट्रकूटास हो गए, वहाँ पर जो चालुक्यास को ओवरथ्रू करके आ गए थे, है ना। चोलास के बारे में भी देखा था हमने, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि कोई भी किंगडम ऐसा हो जिसमें दिल्ली उसकी इंपॉर्टेंट जो कैपिटल हो, है ना, मतलब कैपिटल हो। कोई भी किंगडम ऐसा नहीं था, बिकॉज दिल्ली उस टाइम पर ना इंपॉर्टेंट सिटी नहीं बना था। ये 12th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट सिटी बना था, ठीक है। जैसे कि दिल्ली ना सबसे पहले जो कैपिटल बना था तोमर राजपूत के अंदर सबसे पहले कैपिटल बना था। टेबल 1 का हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये टेबल 1 है। यहाँ पर ना दिल्ली में जिन्होंने भी रूल किया है उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले आई थी राजपूत डायनेस्टी यहाँ पर। तोमार्स जो थे उनके अनंगपाला तोमर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अनंगपाला तोमर इन्होंने रूल किया था और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। 1130 से लेकर के 1145 तक, ठीक है। फिर चौहान्स आए थे। फिर आई थी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तारिन लड़ी थी 1191 में मोहम्मद गौरी से, ठीक है। मोहम्मद गौरी को उन्होंने हरा दिया था, पर दोबारा जब बैटल ऑफ तारिन 2 हुई ना, तारिन हरियाणा के पास में है, ठीक है, तो दिल्ली के पास में ही पड़ता है। तो ना फिर उसको उन्होंने जो गौरी थे उन्होंने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान का। फिर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया था। मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का स्लेव था। फिर ये रूलर था यहाँ पर, ठीक है। इसने वो कुतुब मीनार भी बनवाया था, है ना। इसने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने ख़त्म किया था कुतुब मीनार को बनवाना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर उसके बाद में रज़िया सुल्तान आई थी, ठीक है। ये एक विमेन थी और फिर भी रूलर बनी थी, ठीक है। फिर आई थी गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। फिर उसके बाद में आई थी खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी आई तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनको तो सब जानते ही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक फेमस है ना बहुत ज़्यादा। फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद में सैयद डायनेस्टी आई थी और लोधी। इनका ज़्यादा टाइम पर रूल चला नहीं था। सैयद के खासिर खान और फिर बहलूल लोधी। और फिर इसके बाद में कौन आ गए थे? इसके बाद में आ गए थे मुगल्स, ठीक है। इनके बारे में हम देखेंगे आगे भी, अगले चैप्टर में मुगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो दिल्ली जो थी इंपॉर्टेंट जो कैपिटल बन गई थी किंगडम किसके अंदर? तोमर राजपूत के अंदर, जो कि डिफीट हो गए थे, हार गए थे 12th सेंचुरी में बाय दी चौहान्स। तो चौहान ने हरा दिया था तोमर राजपूत को। पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को हराया था, फिर खुद ही हार गए थे, है ना, दूसरी बैटल में। फिर उसके बाद में इट वॉज अंडर दी तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली जो थी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल सेंटर बन गया था, कमर्शियल सेंटर। बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा था, है ना, क्योंकि कैपिटल होती है ना तो वहाँ पर राजा रह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो तोमर्स थे, चौहान्स थे, वहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। जो बहुत ज़्यादा रिच जैना मर्चेंट हुआ करते थे उन सिटी में रहा करते थे। कंस्ट्रक्ट किए उन्होंने सेवरल टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। अब जो लोग रहते हैं ना वो भी टेम्पल्स बनवाते हैं, राजा जो होते हैं वो भी टेम्पल्स बनवाते हैं, है ना। जैसे कि चोलास थे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए थे ना। जो चोलास हो गए, चालुक्यास हो गए, जो पंड्यास हो गए, है ना, तो वो सारे जो सदर्न इंडिया में, इन सब ने भी टेम्पल बनवाए थे। यहाँ पर ना कॉइन्स भी मिंट किए जाते थे, कॉइन्स बनाए जाते थे, कॉल्ड दिलीवाल कहते थे कॉइन्स को, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन था। जो कॉइन्स थे दिलीवाल, तो उनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब लोग यूज़ किया करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दिल्ली का इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज का सब कॉन्टिनेंट के। अब ना जो भी वहाँ पर किंगडम रूल कर रहा था तो उन्होंने बहुत सारे एरिया पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दिल्ली की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत भी फाउंड हो गई थी ना, जो तोमर और राजपूत के बाद में फिर दिल्ली सल्तनत ही कहते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद में सारे रूलर्स आ गए थे, तो ये सारे थे। यहाँ बोला कि मैप आप देखो, फिर डायनेस्टीज़ का बताओ, कैसी 5 डायनेस्टी जो कि टुगेदर दिल्ली सल्तनत को बनाती थी। सॉरी, मैप नहीं, टेबल में बोला गया है। तो ये वाली जो थी ना, खिलजी और तुगलक, ये 5 थे जो दिल्ली सल्तनत को बनाते थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत मतलब का इनके अंदर थी। तो दिल्ली सल्तनत जो है कई सारी सिटीज़ बनाई गई थी यहाँ पर, जो कि हम देख सकते हैं मैप में। देखो आप, दिल्ली यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली एक उन्हा, ये वाली सिटी हो गई, ठीक है, ये सिटी थी। और जनपहा ये तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हो गई थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत के बारे में और चीज़ें देखते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, आर्किटेक्चर है, हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है इनसे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है ना, वो इससे ना हमको हिस्ट्रीज़ के बारे में भी पता चलता है। तारिख सिंगुलर होता है, त्वारिख प्लूरल होता है, ठीक है। पर्शियन में लिखा जाता था। लैंग्वेज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर दी दिल्ली सल्तनत, तो पर्शियन लैंग्वेज ही थी दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में।
ठीक है, अभी आगे का देखते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट वो लोग पेपर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेकंड राइटिंग दी टेक्स्ट, अब लिखते हैं उसके ऊपर। थर्ड ना गोल्ड से हाईलाइट करते हैं उसको, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि वर्ड हो गए, पैसेज हो गए। फिर प्रिपेयर करते हैं बाइंडिंग, फिर उसको बाइंडिंग कर देते हैं, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट बन जाती है। ऑथर्स जो थे, तवारीख लिखने वाले, वो लर्नड मैन थे, बहुत ज़्यादा समझदार थे, पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट, कोटियर्स हो गए, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, तो इवेंट्स के बारे में देखते थे। ठीक है, काउंट करते थे उनको, एंड एडवाइस करते थे रूलर को एडवाइस करते थे कि गवर्नेंस कैसा होगा। एम्फसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल। ठीक है, जस्ट रूल होना चाहिए। जो ये तवारीख लिखने वाले लोग हुआ करते थे ना, तो ये जो है जो रूलर थे उनको एडवाइस भी किया करते थे कि अच्छा रूल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सर्कल ऑफ जस्टिस दिया है। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है? फ़कीर मुदाबिर ने लिखा है 13th सेंचुरी पे। किंग है जो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना सोल्जर के। ठीक है, सोल्जर नहीं होंगे तो फाइट कौन करेगा? तो किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, और सोल्जर जो है बिना सैलरी के नहीं रह सकते हैं ना, कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, क्योंकि उनका भी घर होता है, उनको भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, जीनी है। ठीक है, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट, और सैलरीज कहाँ से आती है? जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है पीसेंट से, जो टैक्स लिया जाता है। पीसेंट तभी रेवेन्यू पे कर पाते हैं जब वो खुश हो, ठीक है, प्रॉस्परस हो, हैप्पी हो, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब किंग जो है प्रमोट करे जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस रहे। ठीक है, सबसे पहले आगे सोल्जर के बिना नहीं रह सकते किंग। सोल्जर जो है सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी आएगा जो रेवेन्यू पीसेंट से कलेक्ट की जाती है, और पीसेंट तभी हैप्पी रहेंगे जब रेवेन्यू तभी देंगे जब वो खुश रहेंगे, प्रॉस्परस रहेंगे, ठीक है, अमीर रहेंगे, अच्छे से फलते फूलते रहेंगे, तभी वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे अच्छे से किंग को। और किंग जो है हॉनेस्ट गवर्नेंस और जस्टिस देगा, तभी जो है पीसेंट खुश रह पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ था। अब देखते हैं कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें माइंड में रखनी है कि ऑथर्स जो तवारीख के होते थे ना, सिटीज़ में रहा करते थे ज़्यादातर, जैसे कि दिल्ली में। वो विलेजेस में नहीं रहा करते थे ज़्यादा, बहुत कम ही होता था, ऐसे विलेज में रहते थे। ये जो है हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखते थे सुल्तान की, इन दी होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, ताकि उनको खूब सारा पैसा मिले, खूब सारा इनाम मिले, इसलिए ना इनका सबका फ़ायदा रहता था। तभी वो लोग हिस्ट्रीज़ लिखते थे सुल्तान की, है ना। सब अच्छी लिखते थे, अगर बुरी लिखेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, है ना, मतलब कि नहीं मिलेगा उनको कुछ भी। देखो, सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी ये ऑथर्स क्या कर रहे हैं, अपना व्यू रूलर को बता रहे हैं, तो रूलर इनका व्यू मान लेता था। ठीक है, इनकी बात मान लेता था, हो सकता है वो बात गलत भी हो, ठीक है, और नहीं भी मानता था, है ना। तो ये क्या बोल रहे थे, दीज ऑथर एडवाइस रूलर्स को एडवाइस करते थे कि नीड है कि प्रिजर्व करके रखें हम आइडियल सोशल ऑर्डर। और आइडियल सोशल ऑर्डर ये लोग बनाते थे बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, बर्थ राइट के बेसिस पे, जेंडर डिस्टिंक्शन। यहाँ पर बताया गया बर्थ राइट का मतलब होता है प्रिविलेजेस क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपको सारे फायदे मिल जाएंगे अगर आप अमीर फैमिली में मिले हो, प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। गरीब में पैदा हुए तो वहाँ पर आपको सफ़र करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, है ना। तो ऐसा कुछ था कि प्रिविलेजेस आपको बर्थ राइट हो गया है कि आपको पैदा हुए हो तो सब कुछ मिल जाएगा, मतलब कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, राजा का बेटा राजा बन जाएगा। तो उस टाइम पर ऐसा चलता था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि पीपल जो है बिलीव दैट नोबल जो है इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन दी सर्टेन फैमिलीज़। तो ये तो गलत हुआ ना कि नोबल्स हैं वो बस पैदा हो गए अमीर फैमिली में, तो इसलिए उनको उनके पास राइट है कि वो रूल करे, वो गवर्न करे कंट्री को। ठीक है, कंट्री को जो नेशन है, सॉरी नेशन कंट्री क्या बोले, जो एम्पायर है उनका, ठीक है, तो उसके ऊपर रूल करें। तो उनको बस इतना सा प्रिविलेज मिल गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि राजा का बेटा राजा बनता था पहले के टाइम पर, है ना, तो ये गलत होता था, क्योंकि हो सकता है किसी और के पास में ज़्यादा अच्छी स्किल्स हो कि वो ज़्यादा अच्छे से जो गवर्न कर सके, है ना। अभी देखो जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में दिया हुआ है। जेंडर जो वर्ड है ना सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ठीक है। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो विमेंस में होते हैं, मेन में और विमेन में होते हैं, तो social or biological differences, these differences are used to argue that the women are superior than the men are the superior than the women। तो ऐसा बोला जाता है कि सोशल और जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेस पर ये लोग सोशल तो खुद ही बनाते हैं, बायोलॉजिकल जो कि जो सेक्स होता है वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कमज़ोर होती है फीमेल्स, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि जो डिफरेंस है तो यही होता है जेंडर डिस्टिंक्शन। अब ये क्या करते थे तवारीख लिखने वाले, ये बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन को आइडियल सोशल ऑर्डर मानते थे। अब देखो इनका व्यू ऐसा था, ये थी पैट्रियार्की सोसाइटी, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज। तो इसमें ना ये जो आइडियल सोशल ऑर्डर, इनके हिसाब से जेंडर डिस्टिंक्शन होता था और बर्थ राइट हुआ करता था। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, तो हर किसी को ये आइडियाज़ नहीं शेयर किए जाते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो थी रज़िया, वो सुल्तान बन गई। अब इनके आइडियल सोशल ऑर्डर के खिलाफ हो गया ये, है ना, क्योंकि जो इनके सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली तो लड़की तो सुल्तान नहीं बन सकती ना, आइडियल सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ये जो डॉटर थी रज़िया जो थी सुल्तान बन गई, इल्तुतमिश की बेटी थी। क्रॉनिकल्स जो उस टाइम के थे,
क्रॉनिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है, जो भी हिस्ट्री में होते हैं। तो मिनाज ई सिराज क्रॉनिकल थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये ना बहुत ज़्यादा एबल थी, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी, बहुत समझदार थी, ठीक है। अपने ब्रदर से कंपेयर करें, अगर इसके ब्रदर जितने भी भाई थे उनसे कंपेयर करते तो ये जो थी ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, ठीक है, एबल थी, क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, वो कम्फर्टेबल नहीं थे क्रॉनिकल जो थे मिनाज ई सिराज, क्योंकि क्वीन रूलर कैसे बन सकती है ना। सीधी बात थी कि उनको ये बात ना हजम नहीं हो रही थी, पेट में बात पची नहीं रही थी कि एक लड़की कैसे रूलर बन गई है ना। तो उनकी आइडियल सोशल ऑर्डर के खिलाफ हो गया ये, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे मेन ही बस पावर में रहे, है ना। नोबल्स जो थे हैप्पी नहीं थे, क्योंकि जो अटैम्प्ट करती थी वो रूल इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो समझदार थी तो वो जानती थी कैसे रूल करना है, तो वो इंडिपेंडेंटली रूल करती थी। तो इसको ना रिमूव कर दिया गया था जो गद्दी से 1230 में, ठीक है, जो रूलर थी। मिनाज ई सिराज ना क्या है थॉट रजिया के लिए। मिनाज ई सिराज जो थॉट क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर। देखो, क्रिएटेड बाय गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, ये लोगों ने, इंसानों ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये आइडियल सोशल ऑर्डर वगैरह बना रहे हैं, और ज़्यादातर किसने क्रिएट किया? मैन ने क्रिएट किया। किसी वुमेन ने बोला है कि मैं रूल नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं बोला। बताओ, जो ये चीज़ बनाएगा तो वो अपनी इंपॉर्टेंस तो रखेगा ना, सबसे पहले अपने आप को रखेगा। जैसे कि जो वर्णा सिस्टम था तो उसने ब्राह्मण से बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को रखा, है ना। तो उनके लिए वो हो गया सोशल ऑर्डर, आइडियल सोशल ऑर्डर। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर भी ऐसे ही आइडियल सोशल ऑर्डर बनाया, भगवान ने क्रिएट किया। कहाँ किया भगवान ने? तो आदमी, इंसान ने क्रिएट किया है, वो भी जो मेल है उसने क्रिएट किया है, फीमेल ने तो नहीं किया। फीमेल करती तो वो अपने आप को रखती। इन विच विमेन आर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। तो विमेन जो है उनको सबॉर्डिनेट रहना चाहिए मैन के। ये फालतू का सोशल ऑर्डर था, ठीक है। ही देयरफॉर आस्क्ड, इन्होंने बोला कि इन रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन जो भगवान ने बनाया है, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फेल द कॉलम ऑफ मैन, हाउ शी टेक अगेन दी हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। तो जो है वो मैन नहीं है, तो उसके पास में इतनी अच्छी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कैसे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो ये बता रहे हैं ना। तो मैन नहीं है तो क्वालिटीज़ नहीं हो सकती क्या? तो ये देखो, ये आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएट किसने किया था? मैन ने किया था। तो वो अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो भगवान ने बनाया, ये आइडियल सोशल जो ऑर्डर है, इनका डिस्टिंक्शन, जो डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ कैसे हैं इसके अंदर, है ना। तो उन्होंने बोला ऑन हर इंस्क्रिप्शन, तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन में बताया, इन कॉइन्स में रशिया ने मेंशन करवाया था। अगर रशिया ने जितने भी कॉइन और इंस्क्रिप्शंस निकलवाए थे, इंस्क्रिप्शन बनवाए थे और कॉइन्स मिंट करवाए थे, तो उसमें मेंशन था शी वॉज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। और भी थी हमारे यहाँ जो क्वीन थी जो कि रूल कर रही थी कंट्री में, जैसे कि क्वीन रुद्रमा देवी, ये काकतिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल की थी, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। रुद्रमा देवी ने चेंज कर लिया था अपना नेम इंस्क्रिप्शन में, एंड प्रिटेंड किया था जैसे कि वो एक मैन हो, क्योंकि सोसाइटी जो थी उस टाइम पर जो ना मैन की डोमिनेंस इस्टेब्लिश्ड थी, तो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि एक फीमेल कैसे रूलर बन गई, इसके पास में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं। हमारे सारे के अंदर, सबके अंदर क्वालिटीज़ हो अच्छी, पर लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता था ये, ठीक है। अभी दिद्दा, अनदर क्वीन जो दिद्दा थी, रूल्ड इन कश्मीर में इन्होंने रूल किया था 980 के टाइम पर, है ना। हर टाइटल इंटरेस्टिंग, इनका जो टाइटल है दिद्दा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ना दीदी से निकला है, एल्डर सिस्टर से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म है, जो कि लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, जो उनकी जो प्रजा थी, जो भी उनके राज्य के लोग थे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उनको दिद्दा, बड़ी बहन कहते थे, ठीक है। तो दिद्दा हो गई कश्मीर की, रुद्रमा देवी वारंगल की, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के पास में पड़ता है। और ये हो गए सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो कि, तो कहीं पर लिखने को आए तो आप ये लिख सकते हैं, जो क्वींस भी रूलर थी पहले, है ना। अभी देखते हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन से लेकर के एम्पायर कैसे बन गए और फिर एक्सपेंशन कैसे रहा दिल्ली सल्तनत का। यहाँ पर मेजर सिटीज़ हैं जो कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर की थी, ये वाली, है ना, यहाँ पर दी हुई मैप में। अभी देखते हैं हिंटरलैंड क्या होता है। लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो सिटी होती है ना, उसके पास का एरिया जो होता है, ठीक है, जो कि सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो होता है हिंटरलैंड। गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है, मतलब किले बने हुए होते हैं, सेटलमेंट होता है, वहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर। इन दी अर्ली 13th सेंचुरी की शुरुआत में कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रियरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन। तो मतलब कि सुल्तान्स जो थे, इनके हैविली टाउन बने हुए थे, गैरिसन टाउन जो कि बड़े बड़े किले बने हुए थे, तो इसके बियॉन्ड नहीं गए थे ये लोग 13th सेंचुरी की शुरुआत में, है ना। तो उस टाइम पर ये लोग ज़्यादा इनका एम्पायर नहीं था, ज़्यादा ये लोग ज़्यादा जगह पर रूल नहीं करते थे। सुल्तान सेल्डम कंट्रोल, कभी कभी जो सुल्तान हुआ करता था कंट्रोल कर लेता था हिंटरलैंड जो थी सिटीज़ की। हिंटरलैंड जो कि पास का एरिया हो गया, है ना,
क्योंकि ना हिंटरलैंड इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि वहाँ पे सप्लाईज आती थी, वहाँ से ट्रेड ट्रिब्यूट आता था, है ना। और कभी कभी ना ये लोग तबाह भी करते थे, खराब लूट मार भी मच जाती थी सप्लाईज में, है ना, लूट मार भी कर लेते थे सप्लाईज़ के लिए। तो हिंटरलैंड गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन, हिंटरलैंड को थोड़ा बहुत कभी कभी कंट्रोल कर लेते थे। अब गैरिसन टाउन की बात करें तो ये डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, है ना। अब जो गैरिसन टाउन है दिल्ली में, है ना, नहीं दिल्ली में नहीं, बंगाल में और सिंध हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था, इनको डिफ़िकल्ट होता था इनको कंट्रोल करना। तो रिवेलियन हो जाता था, वॉर हो जाती थी। इवन बेड वेदर कोल्ड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट, तो क्या होता था कि इनका जो फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट जो था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो कम्युनिकेशन रूट था, वो भी टूट जाता था। बिकॉज अगर कुछ रिवेलियन हो गया, ठीक है, मतलब कि जो विद्रोह कर देते थे लोग, उनके अगेंस्ट रूलर होते थे, उनको रिवेलियन कहते हैं। वॉर हो गई, ठीक है, बैड वेदर कंडीशन है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से फ्रेजाइल कम्युनिकेशन जो होता है वो टूट जाता है। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल, तो दिल्ली की जो अथॉरिटी थी चैलेंज की थी मंगोल जो थे, गंगेज़ खान था, बहुत ज़्यादा इन्वेजन किया करता था, इंडिया की तरफ भी आना चाहता था ये, पर ये नहीं आ पाया था, फिर रुक गया था। ठीक है, मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान से भी हो रहा था बाय गवर्नर्स, जिन्होंने रिवेल कर दिया था एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस, है ना। अब उन्होंने देखा कि सुल्तान जो हैं वो वीक पड़ गए हैं, ठीक है, तो जो उनके गवर्नर हुआ करते थे, जो दूसरी प्रोविंसेस में रूल कर रहे हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द सुल्तान के अंडर ही काम कर रहे हैं जो, तो देखा उन्होंने सुल्तान वीक हो गए तो रिवेल कर देते थे, ठीक है, किसी और राजा के कहने पे, किसी और से मिल करके, ऐसे नहीं षड्यंत्र जो कॉन्स्पिरेसी रच करके। द सल्तनत बियरली सर्वाइव, तो सल्तनत ना सर्वाइव नहीं कर पाती थी ऐसे चैलेंजेस से। इट्स कंसोलिडेशन, तो इसका कंसोलिडेशन कब शुरू हुआ, जब गयासुद्दीन बलबन की रेन आई, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर इसका कंसोलिडेशन हुआ, मतलब कि अच्छे से फिर बांध करके रखा, अच्छे से, मतलब अच्छे से रूल हो गया था, ठीक है, बलबन का। फर्दर एक्सटेंशन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अच्छे से रखा, ये सारी जो कंसोलिडेशन करके रखा था कि गवर्नर्स वगैरह सब साथ में रहे ना, मतलब कि तान का कंट्रोल रहे सारी जगहों पर, है ना। फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन, तो फर्स्ट तो उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर को काम किया, पहले तो अपनी बाउंड्रीज जो हैं उनके अंदर जितना भी एरिया आता है तो उसको तो पहले संभाल लें। तो सुल्तान ने पहले कंसोलिडेट किया हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन को, हिंटरलैंड को भी कंट्रोल कर लिया, गैरिसन टाउन को भी अच्छे से कंट्रोल किया, ठीक है। पहले तो हमने इंटरनल बाउंड्री को संभाल लिया अपने, ठीक है, घर के अंदर का जो भी चीज़ें हैं तो वो कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद में दीज कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, तो इस कैंपेन्स में उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट बहुत सारे जो काटे गए थे, ठीक है, क्लियर किया गया ज़मीन को, है ना। फिर गंगा यमुना दोआब में जो 2 रिवर होती है ना, उसको दोआब कहते हैं। जो हंटर गिदरर्स और जो चरवाहे थे उनको ना उन्हीं के जो हैबिटाट था जहाँ पर वो रहते थे उनसे बाहर निकाल दिया, फॉरेस्ट काट दिए, फॉरेस्ट में रहा करते थे वो लोग हंटर गिदरर्स, तो उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। पेस्टोरेट चूँकि अपने जानवर जो थे चरवाया करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, उनको भी भगा दिया वहाँ से। अब इस लैंड में क्या किया उन्होंने, पीजेंट को दे दिया, किसानों को, ताकि वो एग्रीकल्चर करें, ठीक है, एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो उनको टैक्स मिलेगा रूलर को, है ना। न्यू फोर्ट्रेसेस, तो नए नए किले भी बनाए गए थे, गैरिसन टाउन्स भी बनाए गए थे एंड टाउन्स इस्टेब्लिश किए थे ताकि प्रोटेक्ट कर सके ट्रेड रूट को एंड प्रमोट कर सके रीजनल ट्रेड को। जो बड़ी बड़ी दीवारों वाले किले हुआ करते थे, ठीक है, उसके साथ में जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो गैरिसन टाउन था, तो उन्होंने और बनवाए, बड़े बड़े किले बनवाए ताकि जो अपनी टाउन को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ना जो बड़ा किला होता है ना, बहुत बड़ी दीवार होती है तो उसको चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत में, तो इतना बड़ा किला था कि उसको ना चढ़ते चढ़ते ही आधे सोल्जर तो थक जाएंगे, और ऊपर से प्रिविलेज भी होता है कि आप ऊपर बाउंड्री से अटैक कर सकते हो उनके ऊपर, है ना, इसलिए ज़्यादातर किले बनवाए जाते थे। सेकंड एक्सपेंशन, अब सेकंड नंबर पे क्या किया, पहले तो इंटरनल चीज़ें अपनी संभाल ली उन्होंने, मजबूत कर लिया एकदम, ठीक है, ताकि इंटरनल का जो ढांचा ना हिले, क्योंकि जो सुल्तान जब वीक पड़ता था ना तो जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो रिवेल कर देते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते थे। सेकेंड उन्होंने किया एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के बारे में सुल्तान की, ठीक है। अब ये लोग अपना एम्पायर और बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन छोड़े सदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे। स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपीडिशन भी छोड़े कि कंट्रोल कर सके सदर्न इंडिया को भी, एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद, तो मोहम्मद बिन तुगलक तक ये सब चलता रहा, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी सदर्न इंडिया में, ठीक है। इंडियन कैंपेन्स, तो उनके कैंपेन्स में क्या हुआ था, सुल्तान की जो आर्मी थी उन्होंने कैप्चर किया एलिफेंट्स को, हॉर्सेस, स्लेव को भी कैप्चर करते थे, कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स, तो प्रीशियस मेटल्स हो गए और हॉर्सेस हो गए, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, है ना, लड़ाई में दौड़ने के लिए। और जो स्लेव्स हुआ करते थे, लोगों को स्लेव बना के रखते थे, बंदी बना करके, जो कि उनके वफादार हों, है ना, जानवरों जैसा ट्रीटमेंट मिलता था उनको, तो ये भी हुआ करते थे। अब यहाँ पर मैप 3 बोला गया, ये देखो, ये ना अलाउद्दीन खिलजी ने जितने सारे कैंपेन छोड़े थे गुजरात में, फिर इधर फिर इधर इधर, फिर सदर्न इंडिया में भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। थांजावुर है ना यहाँ पर, और ये मदुरई के पांड्याज है ना यहाँ पर भी, और ये हौशल्याज हो गए, काकटिया हो गए, जो वारंगल की देखी थी ना क्वीन रुद्रमा देवी, तो वो थी। तो इधर इधर पे ना वो कंट्रोल करना चाहता था ये वाली जगहों पर, जो मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू हुआ, फिर जो अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक तक। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन,
क्या हुआ था कि 150 ईयर्स तक ना कई सारे जो हम्बल बिगनिंग्स हुई थी और आर्मीज जो थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने कई सारे लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पर मार्च किया था और डिफीट कर दिया था जो छोटे मोटे रूलर्स थे, राइवल आर्मीज थी, ठीक है, उनको एंड सीज कर दिया था सिटीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सुल्तान्स ने कलेक्ट करते थे जो टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री एंड उनको जस्टिस दिया करते थे उनके क्षेत्र में, ठीक है, रियल मतलब कि क्षेत्र जो उनका रूल था ना उसमें। हाउ कंप्लीट, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि इफेक्टिव कंट्रोल बना सकें ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। अब इतनी बड़ी टेरिटरी पे आप कब्जा करके रखे हो तो इस पर कंट्रोल कैसे बना करके रखोगे, है ना। पता क्या होता था कि जो भी कोई भी रूलर हुआ करता था उसके ना इतने सारे दुश्मन हुआ करते थे कि इसको मार देते हैं हम रूल कर लिए। तो आप किसी के भी एम्पायर में देख लो कि मोहम्मद तुगलक, हर किसी के एम्पायर में मोहम्मद बिन तुगलक का था, या फिर मुगल्स आए, या फिर जो राजपूत थे, या फिर जो मराठास थे, तो वहाँ पर सब में यही चलता था कि ये रूलर है इसको हटा करके हम बन जाएँ। तो सब लोग लगे पड़े रहते थे कि कैसे ना कैसे रूलर को मार दें या फिर कैसे अपनी अथॉरिटी लेकर के अपना जो डोमिनेंस कैसे क्रिएट करें। तो सब यही सब चलता रहता था, ये सब लड़ते मरते रहते थे रूल करने के लिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और कैंपेन उनके साउथ इंडिया तक, यहाँ पर देख लिया। अभी ना क्वात अल इस्लाम जो मॉस्क है, मीनार है, ड्यूरिंग ये बनाई गई थी डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी के। ये जो मॉस्क थी ना दिल्ली सल्तनत ने बनवाई थी, ठीक है, दिल्ली में। ये इसको ना क्रोनिकल्स बोलते हैं, दिल्ली कुन्हा कहते हैं, ओल्ड सिटी थी यहाँ पर। जो कुवात अल इस्लाम मॉस्क है ना, उसमें प्रेयर करने के लिए कुतुब मीनार बनवाया था कि कुतुब मीनार से खड़े होकर के लोग ना आवाज़ लगाते थे लोगों को कि प्रेयर का टाइम हो गया, आप लोग सब आ जाओ, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो था, जो मीनार बिल्ट बाय 2 सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म किया था बनवा करके, है ना। तो ये जो 2 रूलर थे, ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं मस्जिद। अब मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद, तो मॉस्क जो होती है उसको मस्जिद कहते हैं अरेबिक में, ठीक है। लिटरली अ प्लेस, ये प्लेस होती है जहाँ पर जो मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन रिवरेंस टू अल्लाह, तो मतलब कि मुस्लिम जो है सर झुकाते हैं, जो भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं, उनको पूजने के मतलब उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं ना, ऐसे सिर झुकाते हैं ना हर कोई अपने जो भगवान होते हैं उनके सामने। तो ये मॉस्क थी, ठीक है। मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड करते हैं प्रेयर टुगेदर, सभी लोग जो साथ में प्रेयर करते हैं उसको नमाज कहते हैं। तो जो मेंबर्स हुआ करते थे, कॉन्ग्रीगेशन जो ग्रुप होता था इनका, इन लोग चूज़ करते थे मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्नड मेल को, ठीक है, एज देयर लीडर, यहाँ पर भी मेल, ठीक है। तो लीडर की तरह चूज़ करते थे इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, तो ताकि वो प्रेयर करवा सके। ही ऑल्सो डिलीवर, तो वो जो सरमन भी दिया करते थे जिसको खुतबा कहते थे ड्यूरिंग दी फ्राइडे प्रेयर में। तो प्रवचन होता है ना जो धर्म से रिलेटेड होता है, तो उसी को सरमन कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर के टाइम पर मुस्लिम स्टैंड करते हैं फेसिंग मक्का को फेस करते हैं वेस्ट में, ठीक है। ये देखो हम बताते हैं आपको, हमारी कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री में यहाँ पर हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो वेस्ट साइड पर सऊदी अरेबिया पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो वेस्ट साइड पर वो लोग जो फेस करते हैं अपना जब प्रेयर करते हैं, ठीक है, कि फेस करें मक्का को, इसको कहते हैं किबला, ठीक है। अब यहाँ पर बेगमपुरी मॉस्क दी गई है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बनाई गई थी। मेन मॉस्क थी ये जहान पनाह में, जो कि जहान पनाह द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको जहान पनाह भी कहते हैं, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। तो उनकी न्यू कैपिटल थी दिल्ली की, ठीक है, न्यू कैपिटल इन दिल्ली, तो जो कैपिटल बनवाई थी इन्होंने दिल्ली के अंदर ही ये बनाई गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बनाई गई थी। यहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स ने और भी चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि मॉस्क इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट पर मॉस्क बनवाई थी उन्होंने। दीज डेमॉन्स्ट्रेट करते थे क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, तो वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस्लाम को, मुस्लिम को। एंड मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलीवर्स, तो कम्युनिटी जो एक बिलीव करती है उसको शेयर्ड बिलीफ होता है, ठीक है, तो वो भी उनका होता है इन कोड ऑफ कंडक्ट। इट वॉज नेसेसरी, तो ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि री इन्फोर्स करें आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स, तो ये लोग जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे, तो एक कम्युनिटी बिलीफ होना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने मॉस्क बनाई थी कि कम्युनिटी बिलीफ हो सके, ठीक है। ये मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी के टाइम पर बनाई गई थी, ठीक है, बाय हिज मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर ने। मॉस्क जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 1520s में बनाई गई थी, ये मॉस्क जमाली कमाली, ठीक है। अब आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू।